Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History. Last chapter. Paths to Modernization. हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं. This video is an introductory video. This is an introduction regarding this chapter. Throughout the history हम ये देखते आए हैं कि चाइना और जापान में एक गजब का कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन दोनों कंट्रियां इतने पास होने के बावजूद दोनों कंट्रीज में जमीन आसमान का फर्क दिखता है. वी फाइंड सम चेंजेस डेफिनेटली फॉर श्योर इन दोनों कंट्रीज में. दोनों कंट्रीज में सिमिलैरिटी ये थी कि डायनेस्टिक रूल था, ट्रेडिशंस की बहुत वैल्यू थी, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस आ गए थे. हाँ, एक और सिमिलैरिटी थी, ये दोनों कंट्रीज अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से संभाल के संजो के रखती थी. अब होता यह है कि चाइना क्यों पिछड़ जाता है और जापान क्यों आगे निकल जाता है. चाइना में एक्चुअली आइसोलेशन दोनों जगह था, बट चाइना में हुआ ये कि चाइना वेंट अहेड एंड गैदर्ड अ मोनार्की, एंड वो एम्पायर मोनार्की के चक्कर में उन्होंने बाहर किसी को आने नहीं दिया. तो कल्चरल डिग्रेडेशन जो था ना, वो वहीं के वहीं हो गया. लोग आपस में लड़े अगेंस्ट द मोनार्की और एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट एंड ऑल, जो मीजी रिफॉर्म वगैरह चले थे. जापान ऑन द अदर हैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय यूएस, कॉलोनाइजेशन वगैरह हुआ था, और जापान वालों ने बहुत इसके लिए फाइट करी थी, बट एट द एंड दे गॉट डिफीटेड. बट जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कॉलोनियल स्ट्रक्चर जापान में था, उससे आज जापान कहाँ है एवरीबॉडी नोज. चाइना की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बहुत फिजिकल कॉन्ट्रास्ट है दोनों देशों के अंदर. चाइना को अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंस आपको मिल जाता है, और जापान में अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंस मिलता है. चाइना एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल कंट्री है. कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर ये एक पूरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनी हुई है. ठीक है, बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स भी आते हैं चाइना के अंदर. अगर हम देखें तो आपको काफ़ी क्लाइमेटिक जोन्स दिखेंगे. जो कोर एरिया है चाइना का, दैट इज इरिगेटेड बाय रिवर्स सच एज यांत्से, येलो रिवर एंड पर्ल रिवर, जिसमें से यांत्से रिवर को अगर हम बात करें तो ये दुनिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है, और ज़्यादातर पार्ट ना चाइना का भी माउंटेनियस रीजन में आ जाता है, पठारी क्षेत्र है. अब चाइना में जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं दोस्तों, वो कौन है? लेट अस अंडरस्टैंड. चाइना में जो डोमिनेंट ग्रुप्स हमें मिलते हैं वो है हान्स. यस, दे वर ऑल्सो अ वॉरियर ट्राइब जो चाइना में हमको मिलते हैं. मंगोल्स एंड उसके रीजन से आते हैं. लैंग्वेज मेन है चाइनीज, जिसको हम लोग पुतोंग गुहा भी कह सकते हैं. पर फिर भी बहुत सारी नेशनैलिटीज है, जैसे कि उइघर, हुई, मंचाओ, तिब्बतन, ये सारी नेशनैलिटीज है. क्यों? क्योंकि चाइना ने सबको अनेक्स करके रखा है. और इसके अलावा डायलेक्ट्स जैसे कैंटोनीज, शंघाइनीज, युई, वू, ये जो डायलेक्ट्स हैं जिनके स्क्रिप्ट्स नहीं है, ये किसी और लैंग्वेज में मतलब स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, वो भी यहाँ चल रहे हैं. बहुत सारी भाषाएं हैं जो चाइना में बोलते हैं लोग. चाइनीज फूड कहने की जरूरत नहीं है. वहाँ के खाने में ना आपको वहाँ की डाइवर्सिटी दिख जाती है, क्योंकि चाइनीज फूड लगभग 4 टाइप के आपको मिलेंगे. उससे आपको पता चल जाता है चाइना के अलग अलग जोन्स का है. सबसे फेमस जो अभी चलता है ना, वो साउथ चाइनीज या कैंटोनीज क्विजीन है, जो कैंटोनीज एरिया से. क्योंकि हुआ ये था कि बहुत सारे चाइनीज लोग
जो चाइना में सेटल हुए थे वो कैंटोनीज एरिया से जाके, मतलब जाके सेटल हुए थे, कैंटोन से। जैसे कि डिम्सम, ये एक खाना होता है। डिम्सम का मतलब होता है टच योर हार्ट। सो दैट इज इट। डिम्सम डॉलप्स वगैरह होते हैं जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में मोमो भी बोल देते हैं। दैट इज द थिंग। एक फिर पेस्ट्रीज, डम्पलिंग्स इज मोमोज। नॉर्थ में ना वीट स्टेपल फूड है, और शेजवान स्पाइसेस जो बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह अपने साथ लेकर आए थे एंशिएंट टाइम पे, सिल्क रूट के रास्ते, और पोर्चुगीज लोग चिली लेकर आए थे, मिर्ची। आई एम रियली फीलिंग हंग्री नाउ। 15th सेंचुरी इन्होंने एक ऐसा क्विजीन बनाया ना चाइना में कि चीजें बदल सी गई है दोस्तों। थिंग्स आर रियली चेंज्ड। अभी राइस और वीट दोनों खाते हैं चाइना में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जापान। जापान की स्टोरी थोड़ी सी अलग बन जाती है दोस्तों। कॉन्ट्रास्ट ये है कि जापान जो है, इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स। जापान आइलैंड्स के कलेक्शन से बना है, और 4 सबसे बड़ी आइलैंड्स हैं। ऐसे तो बहुत सारी आइलैंड्स हैं, लेकिन 4 मेन आइलैंड्स हैं, होनोशु, कुयुशु, शिकोकु एंड होकाइडो। ओकिनावा की जो चेन है वो सदर्न मोस्ट है, और वो बहामास के आइलैंड के ही लैटिट्यूड पे लगभग आपको मिल जाती है। 50% लैंड अगर हम जापान की देखें तो माउंटेनस है, क्योंकि और एक बात और है, जापान इज सिचुएटेड एट द प्रोबेबली द मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन इन द ऑन अर्थ। पैसिफिक पर्ल ऑफ फायर, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वो उस पे टिका है। ये ऐसी जोग्राफिकल कंडीशंस जो होती है ना, इस कारण से जापान का आर्किटेक्चर बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अर्थक्वेक जोन है। तो पॉपुलेशन तो ठीक है फैली है, लेकिन कुछ खास एरियाज में, और वहाँ के घर भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, वुड का ज़्यादा यूज़ होता है ताकि डिसेंबल होके असेंबल भी हो जाए। ज़्यादातर जापानीज है वहाँ की पॉपुलेशन, लेकिन एक आइनू माइनॉरिटी भी वहाँ पे रहती है, और कोरियंस भी हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोग ना वो लोग थे जो जापान ने जब कोरिया को कॉलोनी बनाया था, तो इनको एज अ लेबर ये लोग लेकर आए थे। एंड जापान में ना कुछ ट्रेडिशंस नहीं है, जैसे वहाँ पे एनिमल रेयरिंग नहीं होती है, जानवर ही नहीं है, उनको कहाँ रेयर करेंगे, वो नहीं होता है वहाँ पे। राइस स्टेपल वहाँ पे स्टेपल क्रॉप है, चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। आई डू रिमेंबर लाइक जो वुडन फ्लोर्स होते हैं उनको तो रैडिश राइस नाम की एक राइस की एक स्ट्रेन होती है, उससे धोया जाता है, क्योंकि वो वुडन फ्लोर नहीं तो ऐसे ख़राब हो जाएंगे। अब फिश जो है वो जापान में एक मेजर सोर्स है प्रोटीन की। रॉ फिश, सशिमी, सुशी जिसे कहा जाता है, ये तो पूरी दुनिया में अब सबसे पॉपुलर डिश हो चुकी है, क्योंकि उसे सबसे हेल्दी भी समझा जाता है। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन। In my next video, we'll be going ahead and studying about Japan as a nation and China as a nation. How the things are different, how they flourished, what all happened. So please stay tuned. Thank you very much for attending this session. This is Kevin sir. एक और बार बोलूँगा, I get a lot of requests, a lot of messages from my students. If you do have any issues, you can go ahead and text me as well. I'll try my best to go ahead and reply. Thank you very much. Bye-bye.